Hello everyone, we are here in the environment current affairs lessons, lesson number 3 और यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इंडिया के एस्पेक्ट्स हैं लॉज और एक्ट्स वगैरह इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रही हैं उन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। फाइन, तो लेट अस स्टार्ट। मैं डॉक्टर रवि अग्ररी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप मुझे रवि अग्ररी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। इस पीडीएफ के लिए शुरुआत में फिर मैं अपडेट दे दूँ आप डॉक्टर रवि पी अग्ररी, डॉक्टर रवि पी अग्ररी ऑफिशियल ऑफिशियल ये वो टेलीग्राम है जहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को सीधा डाउनलोड कर लेंगे, जो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको पहले ही बता देता हूँ, ताकि आपको जो लिखने का टाइम है वो काफ़ी हद तक बच जाए। ठीक है, यही वो टेलीग्राम चैनल है जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। बट बेटर है कि आप इस नाम से सर्च कीजिएगा, आसानी से मिलेगा, डॉक्टर रवि पी अग्ररी ऑफिशियल। इसके अलावा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा और यूट्यूब पे जहाँ मेरी क्लास सुन रहे हैं वो है डॉक्टर रवि अग्ररी क्लासेस। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको इन्वायरमेंट और साइंस टेक की पूरी स्टैटिक क्लासेस सुननी है तो आप इस एप्लीकेशंस पे डॉक्टर रवि अग्ररी क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके पूरी क्लासेस सुन सकते हैं। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन पे आपको सारे के सारे स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स को मिक्सअप करके मैंने कराया है, जैसी क्लास आप वहाँ पे सुन सकते हैं। तो अगर किसी को साइंस एंड टेक एनवायरमेंट सुनना है इन इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल में, ठीक है, तो यू कैन गो एंड लिसन देयर। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी लॉज एंड एक्ट्स जो इंडिया के रेफरेंस में है और जो चर्चा में रहा है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स हैं, जिनमें कुछ नई चीज़ें आई हैं। वैसे भी सीपीसीबी और एनजीटी पर एक बार क्वेश्चन वैसे भी यूपीएससी ने आज से 3-4 साल पहले उन्होंने पूछा था, कुछ स्टेटमेंट सीपीसीबी कुछ एनजीटी में लिखा था एक ही क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन भी आपको इस अपडेट्स के साथ वहाँ पर आपको स्टैटिक के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो सीपीसीबी जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और ये असल में एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से होकर गुजरने के बाद ये लाया गया है। 1974 में इसको लाया जाता है और इसको लाया जाता है अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एंड 1974 के अंतर्गत। ठीक है, और बाद में ऐसा है कि जो एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक्ट जो है ना, इसको भी इसके साथ मर्ज कर दिया जाता है। यानी ये कह लो कि वाटर कंट्रोल के लिए, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने, दोनों के लिए सीपीसीबी काम करता है, ऐसे समझ लो। ओके, और सही बताऊं तो एक तरह से एक टेक्निकल सपोर्ट करता है, टेक्निकल सर्विस है हमारा किसका, हमारी जो लीडिंग मिनिस्ट्री हमारे देश की, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना, MOEFNCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारे देश की लीडिंग मिनिस्ट्री एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के काम करती है। तो उसका एक टेक्निकल सपोर्ट है ये। और दूसरा, अगर इसको देखा जाए तो हमने जो लाया है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही है, जो सीपीसीबी है और काम कर रहा है। मैंने आपको बार बार बोला है कि मैक्सिमम जो वर्क हमारे देश में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए चल रहा है, सब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही है मैक्सिमम केसेस में। सीपीसीबी के अगर हम फंक्शन पे बात करें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो पहला तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, दूसरा एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम करता है। ठीक है, ये आपने एक्ट के द्वारा सीधे ही समझ लिया होगा, हाँ सर, लेकिन बनाया गया था ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एट 1974 के अंतर्गत ही। तभी तो कह रहे हैं यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूट कब होता है, 1974 से। फाइन, एडवाइजरी रोल भी करता है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह को किसी मैटर पे क्या करता है, अपनी राय वगैरह भी देता है। और वो मैटर कौन सा होता है, एयर और वाटर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ, कि हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट बोर्ड्स, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बाद आता है, उसके अंदर आता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उनको बार बार अपनी राय भी देता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है, ठीक है, किस तरीके से हमें स्टेट में काम करना होगा। एक हायरार्की भी है जो मैनेज करता है। सीपीसीबी को अगर देखा जाए तो किस किस एक्ट से जुड़े हुए प्रोविजंस हैं, यानी पावर और फंक्शंस हैं जो सीबीसीबी को मिले हैं, तो एक तो आपको मिल जाता है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन इन 1974, दूसरा वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, और तीसरा एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन इन 1981। ये तीनों चीज़ें याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर गाइस। और आगे बात करते हैं। देखो, सीपीसीबी जो इन्वॉल्व होता है वो जो भी हमारे देश का जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करता है। मतलब समय के साथ साथ क्या इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मान लो यूरो नॉर्म्स चलते हैं गाड़ियों के अंदर,
उसी तरह हम अपने कंट्रीज़ में भारत स्टेज लाते हैं और उसके हिसाब से हम चीज़ों को बेटर करते हैं। जैसे गाड़ियों में धुआं जो निकलता है उसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स काफ़ी कम रहती हैं ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को लेकर। साथ साथ गाइडलाइंस भी देता है। ठीक है। इसकी अगर की एक्टिविटीज़ की बात करें तो क्या क्या करता है, जो एक इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है देश के अंदर वो बनाता है। दूसरा, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्स भी बनाता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, और साथ साथ कुछ मैनुअल्स, कोड्स और गाइडेंस भी देता है। ठीक है, जिससे हम किसी भी डिस्पोजल वगैरह को सीवेज डिस्पोजल वगैरह का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कोई भी इस तरह की कोई चीज़ अगर इस तरह की एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है तो उससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी सीपीसीबी कुछ स्टैंडर्ड्स भी है जो डेवलप करता है। जैसे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मैनेज करता है, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट सोर्सेज उसको मैनेज करता है, स्टैंडर्ड फॉर एमिशंस है ना बनाता है, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, या जो भी डिस्चार्ज होते हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस कर सकते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज से, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड डेवलप करता है। स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इसके अलावा एमिशन स्टैंडर्ड फॉर द डीजल इंजन, एलपीजी, सीएनजी फॉर इसके लिए भी ये स्टैंडर्ड मैनेज करता है। इवन आपको बताऊं, जो गाड़ियों वगैरह में आपके जो फाइन्स लगते हैं ना, पोल्यूशन वोल्यूशन के पेपर आप नहीं दिखाते हो, ये सारे नियम कानून सीपीसीबी के अंतर्गत दिए आते हैं। आपके आपके डीएल को रख लेते हैं वो, फिर जाके कोर्ट से छुड़वाइए। ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं सब सीपीसीबी के अंदर ही है। सीपीसीबी अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, इंडस्ट्री के लेवल पर, तो यहाँ पर लाता है मिनास। तो मिनास थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री सेक्टर्स में वेरियस इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए, उसके जो इफ्लुएंट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए मिनिमल नेशनल स्टैंडर्ड्स को लाता है। ओके इसमें क्या होता है, इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज होते हैं, एमिशंस होते हैं, नॉइस लेवल, सॉइल वेस्ट, इन सारी चीज़ों को एक गाइडलाइंस देता है इंडस्ट्री के लेवल पर। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं चीज़ों को सीपीसीबी जो चीज़ें फार्मूलेट करता है, इन्हीं को एक्चुअल में जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो इनको अडॉप्ट करते हैं, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, तो इंडस्ट्री लेवल पर जो गाइडलाइंस है वो सीपीसीबी ही उसको तैयार करता है, जिसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको फॉलो करता है। ये भी चीज़ें याद रखना। अरे ये मिनास थोड़ा ध्यान रखना, इट मे बी अ गुड क्वेश्चन योर पेपर। सीपीसीबी रिपोर्ट्स क्या आया है करंट अफेयर्स में, सुनना। सीपीसीबी रिपोर्ट्स टू एनजीटी सोस 80% है ना, 80% इन्वायरमेंटल फंड्स अभी भी यूटिलाइज नहीं हुए हैं। असल में सीपीसीबी क्या करता है ना, पैसे इकट्ठा करता है। पैसे इकट्ठा करता है, आपको पहले से पता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए चाहिए पैसा। अब ये पैसा कई तरीके से अब लाता है, कहाँ से लाता है, करीब करीब देखो आपके सामने है 777.69 करोड़ रुपीज इकट्ठा हुआ। किसने किया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इकट्ठा किया। ओके अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया। ठीक है, कहाँ से इकट्ठा हुआ, ये हुआ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज ईपीसी से और इन्वायरमेंटल कंपनसेशन से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका 20% ही है जो अभी तक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए खर्च किया गया, जो करंट अफेयर्स के अपडेशंस में न्यूज़ आया है। ठीक है, ये फंड कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए डिफरेंट शोध अनुसंधान कार्यों में, हेल्थ इम्पैक्ट की स्टडी करने में किस तरह से इम्पैक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो कि एयर वाटर क्वालिटी को चेक करता है, और चौथा डिफरेंट तरह के रेमेडिएशंस में उपचार करने के लिए, डिफरेंट तरह के रेमेडिएशंस या उपचार करने के लिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिसीव करता है कंपनसेशन दो तरीके से, जो अभी मैंने आप बोला, पहला एक प्रोटेक्शन चार्ज के द्वारा, दूसरा इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के द्वारा। क्या है ये चीज़ें, सुनना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज में कहते हैं 1% जो चार्ज जो डीजल व्हीकल पे आप खरीदते हैं जो सरकार को देते हैं, वो यही है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज। दिल्ली एनसीआर के एरियाज में डीजल गाड़ियों पे एक्स्ट्रा टैक्सेशन वगैरह देना होता है, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज के रूप में आता है। और दूसरा इन्वायरमेंटल कंपनसेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं पीपीपी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। ये क्या होता है, जो जिस हिसाब से पोल्यूशन क्रिएट करेगा उस हिसाब से वो एक कंपनसेशन फंड देगा, और जो फंड का जो पैसा होगा वो सरकार यूज़ करेगी अपने घंटे में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसको पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कहते हैं। और आपको पता है, जो जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल कन्वेंशन में बात कर रहे थे, पीछे के चैप्टर्स में मैंने कहा था पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, और पीछे हम लोगों ने कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला केस हमने सुना था। और यहाँ पर हम बात करें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत हैं जिसके बेसिस पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम होता है। ओके ये फंड यूटिलाइज कहाँ होगा, आप खुद समझ सकते हैं, डिफरेंट तरह की मॉनिटरिंग नेटवर्क्स के फॉर्म में, एंड इम्प्लीमेंटिंग द एनजीटी ऑर्डर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स को लेकर ये सारे के सारे फंडिंग के तो और भी पर्पसेस हैं, आई थिंक आप समझ सकते हैं। ओके यहाँ पर एक चीज़ और है जो करंट अफेयर्स का अपडेशन है, ध्यान रखना। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिवाइज किया है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशंस को। आपको पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में चलती हैं, ठीक है,
सीपीसीबी उनको 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 क्लासीफाई करता है ना। एंड एक नया क्लासिफिकेशन आया है और कुल 419 सेक्टर्स हैं जिसको क्लासीफाई किया गया है। इन सेक्टर्स को किस में क्लासीफाई किया गया है? रेड इंडस्ट्री के नाम से, ऑरेंज इंडस्ट्री के नाम से, ग्रीन इंडस्ट्री के नाम से, वाइट एंड ब्लू कैटेगरीज के नाम से। और आउट ऑफ 419 सेक्टर्स में से कितने सेक्टर रेड 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 में आते हैं, कितने ऑरेंज में आते हैं, ग्रीन में आते हैं, वाइट में आते हैं, ब्लू में आते हैं, उनके नंबर लिखे गए हैं। और सीपीसीबी जो ये रिवाइज मेथोडोलॉजी है वो किस पर बेस्ड है? ये पूरा का पूरा जो हम लोग ये सीपीसीबी ने जो क्लासीफाई किया ना इंडस्ट्रीज को, ये उनके पोल्यूशन इंडेक्स के बेस से मेजर किए जाते हैं। उनके पोल्यूशन इंडेक्स के बेस से मेजर किए जाते हैं। अब पोल्यूशन इंडेक्स क्या है, किस बेस से मेजर किए जाते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको लेकर आता हूँ कि नए तब्दील जो है चीज़ें जो की हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें की गई, ये याद रखना। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर। पूछ देगा ब्लू कैटेगरी क्या है, रेड कैटेगरी क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अगर पूछ देगा ब्लू कैटेगरी क्या है, रेड कैटेगरी क्या है, तो प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर, ठीक है। इधर देखो, चल जाओ भाई। कोई नहीं, मैं मनवली खोलता हूँ, फिर इसमें बैक, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, फिर पीछे आना है ना। हाँ भाई, कोई नहीं, कर लेंगे मैनुअल कर। यहाँ देखो, क्राइटेरिया ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक तरफ इंडस्ट्रीज जो कलर के फॉर्म में लिखे गए और दूसरा इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन चीज़ें आती हैं। और सारी चीज़ों जो मैनेज की गई है तो ये पोल्यूशन इंडेक्स के फॉर्म में मेजर किया गया है, ठीक है। किस फॉर्म में मेजर किया गया? पोल्यूशन इंडेक्स के फॉर्म में मेजर किया गया, ठीक है। रेड इंडस्ट्रीज में जिसका पीआई 80 से ज़्यादा होता है उसको रेड रेड सेक्टर कहते हैं। जैसे सीमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स है और डिस्टिलरीज है। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं वो रेड इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। और रेड इंडस्ट्री का पीआई लेवल कितना है? 80। जो अभी आपने पीछे देखा था पोल्यूशन इंडेक्स की जो बात कर रहे थे, ये वही बता रहा है। ऑरेंज अगर पोल्यूशन इंडेक्स 55 से 80 के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ड्राई सेल बैटरी, कोल वॉशरीज, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। ग्रीन क्या होता है? अगर रेंज 25 से 55 के बीच में है पीआई पोल्यूशन इंडेक्स, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर्स, चिलिंग प्लांट्स एक्सेट्रा आते हैं। वाइट अगर 25 से कम है पीआई, तो जिसमें एयर कूलर्स को बनाना, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करना, मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह बनाना, जहाँ पर ये पीआई पोल्यूशन इंडेक्स आते हैं 25। ब्लू अगर सीपीसीबी फार्मूले के हिसाब से, बेस्ड ऑन सीपीसीबी फार्मूला, ब्लू किसको कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें ब्लू असल में ये नई क्लासिफिकेशन है जो अभी पहली बार ऐड किया गया है, इस तरह की चीज़ें लाई गई हैं, ठीक है। ब्लू में जनरली क्या होता है, आपको जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो मैनेजमेंट फैसिलिटी होती है जो शहरों के अंदर, है ना, इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है, ये सब ब्लू के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, काइंडली रिमेंबर इट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लिए चलता हूँ, आप इधर देखो, ठीक है। जाएगा नहीं, है ना। मैं मैनुअली ही लेकर आता हूँ। ये देखो जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखो। अब मैंने आपको सारे के सारे क्लासेस दिखा दिए, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पोल्यूशन इंडेक्स क्या, पोल्यूशन इंडेक्स किसके लिए मेजर किया गया है। ये जो वेटेज है ना, असेसिंग इक्वल वेटेज टू स्कोर राइजिंग ड्यू टू वाटर, एयर एंड हैजार्डस वेस्ट को लेकर यहाँ पे मैनेज किया गया पोल्यूशन इंडेक्स। न्यू क्लासिफिकेशंस में ब्लू कैटेगरी को लाया गया है। ब्लू कैटेगरी में क्या आता है, आपने खुद देखा, जहाँ पर हम वेस्ट जो जनरेट होता है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वही म्यूनिसिपल वेस्ट अभी जो हम बात कर रहे थे, की फीचर ऑफ न्यू क्लासिफिकेशन से ब्लू कैटेगरी ऐड हुआ है। तो ये ब्लू कैटेगरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर, याद रखिएगा। ओके, हिंदी इसके अंदर वही होते हैं जो कि कंट्रोल और मिटिगेट करते हैं पोल्यूशन जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से आते हैं, उनको हम ब्लू कैटेगरी कहते हैं। ओके, ब्लू कैटेगरीज के अंदर जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एग्रो रेसिड्यूज है, एनर्जी क्रॉप्स है, इनको इनको हम मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मान लो हम इन्हीं बायोमास से, है ना, इन्हीं बायोमास से अगर हम मीथेन बनाएं, जैसे कॉम्प्रेस्ड बायोमास गैसिफिकेशन, सीबीजी क्या है? कॉम्प्रेस्ड बायोमास गैसिफिकेशन, ठीक है। बायोमास से हम मीथेन फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसे बायोगैस सिस्टम वगैरह सुना होगा। तो वहां पर हम उसको फिर हम ब्लू इंडस्ट्री नहीं कहते हैं, उसको हम फिर रेड कैटेगरी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक मिसलेनियस केस है जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा यूपीएससी के पेपर है, क्योंकि सपोज समझ में आएगा, अच्छा बायो, हम इसी बायोमास से, इन्हीं वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से क्या करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ब्लू कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये सोचेंगे अगर इनको हम एनारोबिक प्रोसेस करके मीथेन बनाएंगे तो भी ब्लू होगा, नहीं, लेकिन उसको रेड में रखा गया, चीज ध्यान रखना, ठीक है। वो चीज़ को रेड में रखा गया, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई।
ओके, यहाँ पर इट इज़ वेरी कॉमन एंड आप यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूज करेंगे और मुझे पता है यूपीएससी आपके साथ क्या करने वाला है। ओके एवरीवन, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी सीपीसीबी को लेकर, ये सारे उनके ऑब्जर्वेशन से क्राइटेरियाज ऑफ एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज मैंने आपको बता दिया है। अगले टॉपिक पे लिए चलते हैं आपको एनजीटी की तरफ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब एनजीटीज में लेके क्या करंट अपडेट्स हैं इस पर भी बात करेंगे, बीच में थोड़ा मैं स्टैटिक भी हम लोग पढ़ लेंगे, और इंडिया के अंदर जो एक्ट्स रूल्स और ये सब चीज़ें हैं उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए फिर है। तो एनजीटी इज़ द रिपीटिंग क्वेश्चन, हमेशा एंड हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर 2-3 क्वेश्चन आपके पीटी में बन चुके हैं और आगे के सालों में भी एनजीटी आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा देखेगा। असल में पता है क्या होता है, एक रिपोर्ट क्या आता है कि जो एनजीटी है ना उसके बेंचेस हैं, कई कई जगह बेंचेस हैं, उनमें से एक बेंच जिसका साउथ में है ना, उन्होंने उन्होंने क्या किया, एक अल्टीमेटम दिया केरला सरकार को। ओके, उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दिया 3 दिन के अंदर। ठीक है, असल में क्या था, जो इलीगल बायोमेडिकल और सॉलिड वेस्ट की डंपिंग हो रही थी तमिलनाडु में ना, उसके अगेंस्ट में इन्होंने रिपोर्ट दिया। ये जो सॉलिड वेस्ट जो आप लोग कर रहे हो ना इलीगली, असल में सॉलिड वेस्ट को ना डिस्पोजल करने का एक तरीका होता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, और खासतौर से जो मेडिकल वेस्ट होते हैं ना उनमें बड़े सारे उल्टे सीधे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो किसी भी बंदा अगर उसके इफेक्ट में आता तो उसका अच्छा खासा निगेटिव एक्सपोजर हो सकता है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आया करंट अफेयर्स का न्यूज़ जिसको लेकर हम लोग एनजीटी फिर पढ़ रहे हैं। तो तमिलनाडु में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को लेकर ये जो चीज़ हुई है ये आपके सामने है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन 2010, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत। पहले आपको एक चीज़ बता दो इसकी ज़रूरत थी क्यों। आपको पता है ना हमारे देश में केसेस जो होते हैं कोर्ट में जो पेंडिंग है, बहुत पेंडिंग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मुझे नहीं लगता किसी को सनी देओल की ये लाइन आज याद नहीं होगी, एवरीबडी नो वेरी वेल। तो ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आपकी जायदाद, आपकी लड़ाई, आपके झगड़े, आपके फसाद, इन चीज़ों को लेकर इतनी सारी तारीख का लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों केसेस है जो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, स्पीडी ट्रायल्स नहीं हो पाते हैं, इसीलिए लोग कोर्ट जाने से बचते भी हैं, है कि नहीं। जितना कम जाए उतना अच्छा है। आप इन्वायरमेंट के मुद्दे को भी लेके चले जाइए, 20 साल बाद कोई क्विज का रिजल्ट आ रहा है, 50 साल बाद, तब तक ना इन्वायरमेंट बचा ना आप बचा, केस का जरूरत ही क्या है। इन्वायरमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्टली और सीरियसली लेना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका नाम है एनजीटी, और एनजीटी लाने के पीछे पर्पज ये था स्पीडली ट्रायल किया जाए, और 6 महीने के अंदर ये पूरी तरह से रिपोर्ट सबमिट करके उसका निर्णय वर्णय दे देता है कि क्या करना है। ये जरूरी नहीं कि आप केस फाइल करें तभी एनजीटी निर्णय दे, एनजीटी अपने स्वयं विवेक से भी किसी भी इश्यूज को उठाकर उस पर निर्णय दे सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। सुजुनो सुमटो क्या कहते हैं उसको, उस तरह के इफेक्ट हो, पॉलिटी में आप बेहतरीन तरीके से समझते हो उन चीज़ों। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में एनजीटी जो चीज़ों को डिस्पोजल, लेकिन यहाँ पे जो भी मसला होगा वो इन्वायरमेंट रिलेटेड होगा। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेसेसरी एक्सपर्टाइज की जरूरत थी, हैंडल द इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स, ये ध्यान है, मल्टी डिसिप्लिनरी इशूज़ को यहाँ पे कवर किया जाता है। भारत दुनिया में तीसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पर इस तरह का प्रोविजन लाया गया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और विकसित राष्ट्रों में अगर देखा जाए तो भारत पहला विकसित कंट्री है जिसके अंदर ये चीज़ें आई हैं। इंडिया द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री जिसके अंदर ये चीज़ें आई हैं। ओके, तो इंडिया द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री इसके अंदर ये चीज़ें आई हैं। असल में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर ये काम करता है, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर काम करता है, एक नैतिक जो जिम्मेदारी है उसके आधार पे। ठीक है, किसी एप्लीकेशन को डिस्पोज करता है विद इन द 6 मंथ, ये ध्यान रखिएगा, तो स्पीडी ट्रायल के लिए इसकी ज़रूरत थी। और मैंने फिर बोला इन्वायरमेंट में भी अगर तारीख पे तारीख चलाओगे इन्वायरमेंट बचेगा कहाँ आपको आपको देखने के लिए, तो यहाँ पर स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत थी। एक तरह को इसको सिविल कोर्ट ही समझो। ठीक है, सिविल कोर्ट ही समझो, लेकिन आपको क्या लगता है एनजीटी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, फिलहाल फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन फिर भी आप एनजीटी के अगेंस्ट में भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादा सुनवाई मिलेगी नहीं, आपको बताऊं 99% केसेस में, क्योंकि यही जजेस तो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होंगे उस तरह से, यहीं पे उसका भी प्रोसीजर होता है अडॉप्ट करने में, कोई जज किसी जज के खिलाफ थोड़ी ना चीज़ें देता है, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। तो जो चीज़ एनजीटी करी मान लीजिए 99% वही रहेगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए चेंज नहीं कर सकते, लेकिन विद इन 90 डेज आपको जाके सुप्रीम कोर्ट में फिर से बोलना पड़ेगा क्या इशू है क्या चीज़ है, कुछ केसेस में बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मेजर ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखिए तो क्या है,
इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस, जो भी मैंने बोला था। लेकिन ये स्पेशल जो इश्यूज होने चाहिए किससे होने चाहिए? प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए। दूसरा, इट गिव द रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस कॉज टू अ पर्सन एंड प्रॉपर्टीज। तीसरा, हैंडल वेरियस इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स, ये वेरियस इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट को हैंडल करता है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी इशूज को मैनेज करता है, इसमें चीज़ें आती हैं। एनजीटी में है क्या? एनजीटीज में अगर देखा जैसे कि ट्रिब्यूनल कंप्राइजेस 3 मेजर बॉडीज। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंप्राइजेस 3 मेजर बॉडीज। क्या क्या होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है, एक जुडिशियल मेंबर्स आपको मिलेंगे और एक्सपर्ट मेंबर्स मिलेंगे। ओके, इसका जो देखा जाए शुड भी, इनका जो टाइम होता है वो मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 20 साल, ठीक है। 10 साल से 20 साल के लिए लोग अपॉइंट होते हैं। टर्म ऑफ जो एनजीटी मेंबर्स होते हैं अगर देखा जाए, ठीक है, तो मतलब जो नंबर्स होते हैं मेंबर्स के वो 10 से 20 होते हैं, ठीक है। और जो टाइम अपॉइंट होते हैं, जल्दी होल्ड द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। और दोबारा अगर एक बार ये यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा, फिर वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। एनजीटी का जो चेयरमैन होता है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, जो चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी होता है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ही डिसाइड करते हैं एनजीटी का कौन सा मेंबर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एनजीटी का चेयरमैन जो होगा, ओके, चेयरमैन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो मिलकर ही डिसीजन लेगा। यहीं तक आपको जानना भी, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। पावर्स क्या है? पावर्स मैंने आपको बोल दिया, जुरिस्डिक्शन जो है ओवर सिविल केसेस की तरह से यहाँ पर केस फाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ होती है इन्वायरमेंट रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैंने बोला अभी आपको, यही मैं कह रहा था, ओन मोशंस सीओ मोटू बेसिस पर भी एनजीटी किसी निर्णय को ले सकता है, जरूरी नहीं कि आप केस फाइल करें तभी। एनजीटी पावर्स एक मल्टी फेसेट है, ठीक है, मल्टी फेसेट है। एनजीटी वैसे भी कोई नया नहीं है, ठीक है ना, ये ऑलवेज स्टार्टिंग है, 2010 से चीज़ें चल रही हैं। ओके, एडजुडिकेटरी रूल्स में देखो तो स्पेशलाइज कोर्ट फॉर इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स के लिए काम करता है। प्रिवेंटिव रोल देखो तो इट कैन टेक द मेजर्स टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल हार्म, इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। एबिलिटी प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन, जो विक्टिम्स है उसको देने की कोशिश करता है। और रिमीडियल रोल, चीज़ों में बदलाव और उपचार करने की कोशिश करता है, चीज़ों को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करता है जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होती है। ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? तो नेचुरल जस्टिस के आधार पर एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम मेंटेन करता है, फेयर सिस्टम रखता है पर्यावरण के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर काम करता है। जिस हिसाब से पोल्यूशन करेंगे उस हिसाब से उसका पैसा देना होगा, हर जाना देना। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब हमें किन किन चीज़ों को बचा के चलना चाहिए इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए। एनजीटी ऑर्डर्स जो होता है एक सिविल कोर्ट की तरह ही होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और एक बार बताऊं तो यहाँ पे विद इट्स डायरेक्टिव्स पेनाल्टीज फॉर द नॉन कंप्लेंट्स कैन इंक्लूड, क्या क्या है? इम्प्रिजमेंट यहाँ पर आपको 3 साल तक का दिया जा सकता है किसी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल वायलेशन के केसेस में, और फाइन लगभग 10 करोड़ रुपए तक, और या फिर दोनों के दोनों दिए जा सकते हैं। अब मैंने अभी बोला था इसका अपील जो है एनजीटी का आप कर सकते हैं, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, बट विद इन 90 डेज। मैं कह रहा हूँ सुनवाई ना के बराबर होती है। अभी मैं सोचना कि एनजीटी के खिलाफ, एनजीटी का निर्णय मान लो पूरा ही निर्णय है, ठीक है। अभी मैं सोचना कि आपकी ज़मीन ज़्यादा केस यहाँ जाएगा, नहीं, ये सारा का सारा केस जो है वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड ही है बच्चों। एनजीटी किन किन एक्ट्स के तहत अपने निर्णय लेता है? ये एक्ट्स का मतलब इन्हीं चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए होता है। सारे के सारे एक्ट आप देखो इन्वायरमेंटल से जुड़े होंगे, है ना। एनजीटी कवर द सिविल केसेस अंडर 7 इन्वायरमेंटल लॉज, याद रखिएगा, दिस स्टिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर। कौन कौन से हैं? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इनसे जुड़े जितने भी इश्यूज होते हैं सबका निर्णय एनजीटी लेता है। व्हाट इट एनजीटी लेता है। आगे बढ़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फिलहाल हमने सारी बातें कर ली हैं, सिर्फ ब्रीफ में बता देता हूँ। ये चीज़ें आपके ना मेंस में बहुत काम आने वाली हैं, याद रखिए। ये चीज़ें जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं चीज़ें आपको मेंस में बहुत काम आएंगी। स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल एजुकेशन की तरह काम करता है, ग्रीवेंस रिडर्शल्स की तरह काम करता है, इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस के लिए अच्छा है, प्रिवेंशन इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए अच्छा है, जो इन्वायरमेंटल डैमेज उसकी रेमेडीज़ के लिए अच्छा है। एक गैप जो होता है, ठीक है ना, एक गैप जो होता है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी और इन्वायरमेंट के बीच में किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करके नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको भी बताने की कोशिश करता है, उसको भरने की कोशिश करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। याद रखिएगा, आपके मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
नेशर गेन ट्रिब्यूनल की ज़रूरत क्यों है? बाकी तो आप काफ़ी चीज़ें खुद जनरेट कर सकते हैं स्पीडली ट्रायल के लिए चीज़ों को, ताकि जल्दी ट्रायल हो सके, चीज़ों को निपटान पहले कर सकें, इन्वायरमेंट शुड बी द प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो उसको आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ हेडिंग्स हैं जिनको आप दिमाग में सेट कीजिएगा, PDF ले लीजिए। सारी चीज़ें आपको किताब से ही हैं, जो मेरी इन्वायरमेंट वाली बुक आती है मैकग्रा हिल की ना, 4th एडिशन वाली आपको मिलेगी अब, है ना। तो ये वहीं से हैं सारी की सारी चीज़ें, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें वहीं से कॉपी और पेस्ट, जो स्टैटिक पार्ट होता है ना वो आपको वहीं पे मिलेगा, वहीं से कॉपी और पेस्ट करके यहाँ लाए गए। क्रिटिज्म्स भी हैं GT को लेके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेकर। ठीक है, कि कम टाइम में निर्णय देना है, चीज़ें जैसे एम्बिग्विटी इन द सस्टेंशियल क्वेश्चंस, यहाँ पर अनक्लियर इंटरप्रिटेशंस लिमिट है, NGT's इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, तो NGT के निर्णय को लेकर भी डाउट्स हमेशा रहता है। ठीक है ना, अनक्लियर इंटरप्रिटेशंस, एक्सक्लूजन ऑफ की इन्वायरमेंटल एक्ट्स। अब आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सारे इन्वायरमेंटल एक्ट्स को की अनदेखी आप कर रहे हैं, उन एक्ट्स के लिए नहीं, क्योंकि आप स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं। तो लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस ओवर एक्ट्स लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट, यहाँ पर कुछ लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस हैं, मतलब कुछ केसेस में NGT भी अपने निर्णय नहीं ले पा रहा है। डिफरेंशियल टाइम फ्रेम्स, ठीक है ना, आर्बिट्री टाइमलाइंस फॉर अप्रोचिंग द NGT कैन बी प्रॉब्लमेटिक्स। ठीक है ना, तो ये भी एक दिक्कत है। मैंने बोला ना बहुत स्पीडी ट्रायल करना है, ये चीज़ करनी है, तो यहाँ पे कई बार देखा गया कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट भी जाती हैं। लैक ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी इंक्लूजन्स, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं होता है। अगला, फाइन फॉर द फॉल्स क्लेम। ओके, फाइन फॉर द फॉल्स क्लेम्स भी कई बार देखा गया है कि फॉल्स क्लेम्स के लिए भी ये मतलब फाइन वाइन आ जाता है। फॉल्स क्लेम, जुडिशियल ओवर रीच के बारे में बात होती है। ओके, लिमिटेड इंटरप्रिटेशंस होने से जो इन्फोर्सिंग लॉज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस होते हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं जो NGT को लेकर है। तो याद रखिएगा, NGTs के अपने प्रॉस भी हैं, NGTs के अपने कॉन्स भी हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB। क्या है CGWB? बताता हूँ आपको। CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। देखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या करंट अफेयर से इससे जुड़ा हुआ आपको बताता हूँ। ओके, फिलहाल ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये स्टैब्लिश होता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंतर, जिसको हम लोग आज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नाम से जानते हैं। और आपको बताऊँ, ये एपेक्स बॉडी है हमारे देश में, जो जो जनरली मैनेजिंग, एक्सप्लोरिंग, मॉनिटरिंग, असेसिंग एंड रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ज़मीन के अंदर जो वाटर, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके बताने के लिए, सब कुछ यही काम करता है। ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, CGWB, ओके, ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही है जो काम कर रहा है इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन के। लेकिन यहाँ पर जो मेन काम है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना। आपको पता होना चाहिए, भारत में 60% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में। यहाँ तक कि इरीगेशन वगैरह भी देखो तो हमारे देश का मेन इरीगेशन सिस्टम है ना, नदियाँ वदियाँ नहीं है, ग्राउंड वाटर ही है। ठीक है, नदियाँ वदियाँ तो बहुत कम है, 60 to 70% इरीगेशन भी हमारे, और मेन ड्रिंकिंग वाटर भी, यही सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जो डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबिलिटी, उसको इंश्योर करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। की फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करेंगे। ठीक है, की फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि साइंटिफिक तरीके से हम लोग ग्राउंड वाटर को मैनेज करने की कोशिश करें, पहला। दूसरा, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी असेसमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और आपको सही बताऊं तो आर्टिफिशियल तरीके से हमें क्या करना है, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज भी करना है, ताकि ग्राउंड टेबल जो है वो नीचे ना जाने पाए और मौजूद हो। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, भारत में मेन ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स ग्राउंड वाटर ही है, और देश में इरीगेशन के लिए भी मेन जो ट्यूबवेल वगबल जो ज़मीन से पानी निकालते हैं वही है। इसलिए लगातार रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। समय समय पर ये साइंटिफिक रिपोर्ट भी पब्लिश करता रहता है, जैसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स देता है, ग्राउंड वाटर ईयरबुक और एटलसेस भी ये पब्लिश करता रहता है देश में। असल में रिपोर्ट क्या आता है आपको बताऊं करंट अफेयर्स में, सो हम लोग CGWDP की बात कर रहे हैं। 440 डिस्ट्रिक्ट्स भारत में ऐसे हैं जहां पर एक्सेसिव नाइट्रेट्स ग्राउंड वाटर में देखा गया, 2023 का रिपोर्ट। और ये चीज़ लगभग आपको बताऊं है ना, पहले 359 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से 2017 में, जो बढ़कर 440 हो गए। और आपको बताऊं तो नाइट्रेट्स वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपको।
ओके, दे क्रिएट अ मैसिव एंड मैसिव प्रॉब्लम टू यू पीपल गाइस। तो ये चीज़ खतरनाक है जो आपको जानना है, ये चीज़ खतरनाक है। आगे आते हैं। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द CGWB रिपोर्ट्स? ये मैंने आपको बता दिया। 359 जो थे 2017 में, जहां नाइट्रेट आपको मिल रहा था, 23 में आते आते वो चीज़ 440 डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट हो गए। ये ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बताऊं 56% इंडिया के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर नाइट्राइट कॉन्सेंट्रेशंस जो 45 मिलीग्राम पर लीटर की एक लिमिट है, जो सेफ लिमिट है, उससे ज़्यादा पाए गए। 56% भारत में लोग ज़्यादा अमाउंट का नाइट्रेट पानी में पी रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और ऐसे रीजनल हॉटस्पॉट जहां पर नाइट्रेट्स का लेवल सबसे ज़्यादा पाया गया, वो आपको राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु है, जो आपके सामने दिख रहा है। ओके, इन 3 स्टेट्स में आपको सबसे ज़्यादा लेवल पे ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, हॉटस्पॉट्स इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश भी एक नोटेबल लेवल पर नाइट्रेट कंटामिनेशन हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो सेंट्रल और सदर्न इंडिया हर जगह पर आपको नाइट्रेट का लेवल पानी में मिल रहा है। एंड नाइट्रेट कंटामिनेशन ये भी देखा गया जब मानसून के बाद का समय होता है, आफ्टर मानसून, तो ये वाटर टेबल में इसकी मात्रा ज़्यादा दिखती है। ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं CGWP के, ये आपको जानने होंगे। और आगे देखिएगा, सिर्फ नाइट्रेट्स ही नहीं, यहीं पर मैंने आपको कुछ चीज़ें और भी लाया हूं कि हमारे भारत में फ्लोराइड्स और यूरेनियम कंटामिनेशंस भी हैं। फ्लोराइड जैसे फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, ठीक है, आपके दूध, दांत वगैरह, मसूड़े वगैरह खराब होते हैं फ्लोराइड्स वगैरह में, हड्डियाँ वड्डियाँ टेढ़ी होती हैं फ्लोरोसिस में। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फ्लोराइड लेवल बहुत ज़्यादा है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से पोल्यूशंस होते हैं, वहाँ पे यूरेनियम भी लिखा गया था। क्वेश्चन काफ़ी पुराना नहीं है, अगर आप 2019-20 के आसपास जाइएगा, आसपास है ना, आसपास, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूशन, उसमें यूरेनियम भी सही था। काफ़ी लोग सोच रहे थे सर ड्रिंकिंग वाटर में यूरेनियम कहाँ से होगा, पर वो सही था। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपको ड्रिंकिंग वाटर में, ग्राउंड वाटर जोन्स में, ओके, पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर यूरेनियम मिलेंगे। तो यूरेनियम भी हमारे देश के ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है। मैंने अभी आपको बोला था ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो करीब 60.4% ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड अक्रॉस द इंडिया, जो ज़मीन से नीचे से ही निकालते हैं, हम उसको यूज़ में लाते हैं। ओके, फिलहाल अगर कुछ चीज़ें बताऊं तो कुछ रिपोर्ट्स थोड़े अच्छे भी आए हैं। 73% ऑफ द ब्लॉक्स क्लासिफाइड एज बीइंग ब्लॉक एज अ सेफ जोन, जो कि पहले 2022 में कितने थे, 67.4%। ओके, तो 67.4% से अब ये आ गया 73%, यानी बेटर कंडीशंस में हमने वाटर को थोड़ा बेटर कंडीशन में लाने की कोशिश की है ना। तो ये सारे रिपोर्ट्स है, लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ आई है कि अगर हम ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो 73% ऑफ ब्लॉक क्लासिफाइड बीइंग एज अ सेफ जोन एरियाज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज। जो पहले 67% था वो अब सेफ जोन में इतना है, मतलब ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शंस हैं वो हमारे बढ़े हैं। ये एक अच्छा रिजल्ट है ना। ये तो जनरली ग्राउंड वाटर का है, लेकिन नाइट्रेट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ी है, जो अलग रिपोर्ट है। तो यहाँ आपको कुछ अच्छा भी दिख रहा है और कुछ बुरा भी दिख रहा है। तो काइंडली रिमेंबर CGWB, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अलग टॉपिक में हम बात करेंगे कमेटी जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनी है, कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। और आपको बताऊं, इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में बहुत बार बात कर चुके हैं, जब मैंने आपको बोला था दिल्ली NGT के एरियाज में जो स्टबल बर्निंग होती है, उसके आउटस्कर्ट एरिया में, सॉरी, दिल्ली NCR के एरियाज के आउटस्कर्ट एरियाज में, है ना, जो जो स्टबल बर्निंग होती है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, कुछ वेस्टर्न यूपी वगैरह एरियाज में मैसिव एंड मैसिव प्रॉब्लम दिल्ली सफ़र करता है, स्मोक सिटी बन जाती है दिल्ली विंटर्स में आते आते। उन्हीं को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए CAQM लाया गया। ओके, CAQM लाएगा, जिसको आप कहते हैं कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको पता है दिल्ली में ग्रैप वगैरह लगाते हैं, सब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, उसके स्टेजेस आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो सिर्फ दिल्ली NCR के लिए लाया गया, ठीक है ना। 18-19 के आसपास चीज़ें आई हैं, ग्रैप वगैरह सारे स्टार्टिंग में पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिए गए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जहाँ पर डीजल गाड़ियाँ BS4 वगैरह ये सब बंद कर दी जाती हैं स्टेज के बाद, जनरेटर चलाने बंद कर दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शंस वगैरह बंद हो जाते हैं, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस जो कि भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं।
ओके तो ये कमेटी है जो लाई गई है इसी मकसद को लेकर, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक टॉपिक करंट अफेयर्स में है, साथ साथ ये आपके स्टैटिक का भी टॉपिक है। ओके याद रखिएगा, ग्राफ के साथ ये कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जुड़ेगा, जो दिल्ली एनसीआर के लिए लाया गया है। यहाँ की जो पोल्यूशन है और जो अच्छी खासी पॉपुलेशन जो सफर करती है। Okay, following multiple drafts by Supreme Court for inadequately addressing the stubble burning, okay, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को सेटअप किया गया। ठीक है ना, बार बार सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे रहा था कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को दूर करो, दूर करो। दिल्ली और अगल बगल के एरियाज में लोगों के साथ बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, स्कूल्स बंद कर दिए जा रहे हैं, छुट्टियां कर दी जा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम चीज़ें लाई जा रही हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके सीधे इसके पीछे उन्होंने सीधा सीधा बोला है ना, इन्होंने सीधा CAQM ने कहा भाई ऐसा है कि हम सीधा डबल फाइन करने जा रहे हैं फार्मर्स को जिस तरह की एक्टिविटी करेंगे इस डबल बर्निंग वगैरह की। देख रहे हैं कमेटी का क्या रिपोर्ट आ रहा है। तो जो कमेटी जो है, ओके, फॉलोइंग मल्टीपल सुप्रीम कमेटी सुप्रीम कोर्ट, सीधा सीधा जो स्टबल बर्निंग का है उसको लेते हुए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, दिल्ली पर आधारित, उन्होंने सीधा बोला है कि जो भी फार्मर अगर स्टबल बर्निंग करेंगे आपको सीधा डबल फाइन लगाया जाएगा। CAQM एक स्टैचुरी बॉडी है भाई, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से होकर गुजर कर सेटअप हुई है। ओके, और ये पूरा का पूरा क्या काम कर रहा है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को मैनेज करता है। नेशनल कैपिटल रीजन NCR एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के अंतर्गत। ओके, और सुनना, यहाँ पर CAQM प्राइमरी मैंडेट कोऑर्डिनेट एफर्ट टू मॉनिटर, रेगुलेट एंड रिजॉल्व इश्यूज जो एयर क्वालिटी NCR के रीजन और इंजरी रीजन पर है। और ये प्रॉब्लम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की तरफ से होता है, तो दिल्ली NCR में हम लोग सफ़र करते हैं। It aims to ensure the better coordination between various agencies, है ना, conduct research, identify the solution air pollution problem, especially जो particulate matter से जुड़ा हुआ है और इससे अलावा और भी pollution जुड़ा हुआ है, इन प्रॉब्लम्स को चेक कर कर डिफाइन करता है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है CAQM की, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन आप आसानी से समझ सकते हैं। पावर्स क्या दिए हैं इसको, रेस्ट्रिक्टिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़ को रोकना, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करना और डिफरेंट तरह के बाइंडिंग डायरेक्शंस लाना। ठीक है, चीज़ों को बाध्य करना, जहाँ जहाँ पे चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ये सारा CAQM का काम है दोस्त, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए। की एरियाज ऑफ एक्शंस क्या हैं, सीधा कंट्रोल पोल्यूशन सोर्सेस, दूसरा गाइडलाइंस देना जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है, कोऑर्डिनेट करना एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट, अगला क्या है, एक्शन लेना किसी तरह अगर कोई वायलेशन कोई कर रहा है क्वालिटी को लेकर, चौथा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, जिम्मेदार होना, ठीक है ना, डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, ensuring that its actions are in line with the national priorities for air quality management। तो सीधा का सीधा ये अकाउंटेबल है किसको, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है ना, सीधा सीधा जिम्मेदार है ये। इसका जो चेयरपर्सन होता है इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है। चेयरपर्सन जो होता है खासतौर से एक सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी रैंक ऑफिशियल होता है, ठीक है, जो जनरली अपनी जॉब जो होता है वो 3 साल के लिए यहाँ पे करता है, या उसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है वो 70 साल की होती है। 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में होते हैं, और 3 में फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो टेक्निकल मेंबर्स वगैरह जिनमें लिए जाते हैं खासतौर से वो CPCB, इसरो और नीति आयोग जैसे प्लेटफॉर्म से ही चुने जाते हैं। अगर हम क्रिटिज्म्स की बात करें तो पहला यह है कि ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, ओवर रिप्रेजेंटेशन, डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स विद लिमिटेड स्टेट रिप्रेजेंटेशन, जबकि प्रॉब्लम स्टेट लेवल की है तो यहाँ पर स्टेट को डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंट रोल प्ले करता है। कंसर्न ऑफ द स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स आर अनहैप्पी विद द CAQM, और इसके पीछे मैंने रीजन आपको बता दिया, डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ EPCA, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी का डिसोल्यूशन भी एक रीजन है। ठीक है, लैक ऑफ एयरशेड बेस्ड अप्रोच, ठीक है ना, कोई टारगेटेड अप्रोच उस तरीके से हम नहीं ला पा रहे हैं जो कि मिसिंग है, जिसकी वजह से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पा रहे। तो ज़बरदस्ती मैंने कुछ क्रिटिसिज्म्स भी लिखे हैं,
ठीक है, और आप याद रखिएगा आपके पेपर में जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है वो कंसेप्ट बेस्ड ही होता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इस तरह से चीज़ों को जोड़कर पूछेगा, तो कुछ क्रिटिसिज्म्स भी ध्यान रखिएगा। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड पे हम लोग आगे नहीं चलेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करो, अल्टरनेटिव फ्यूल को यूज़ करो, सरकार क्यों ईवी कह रही है, रिवाइंग द लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, समय के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए, है ना, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे काम करना चाहिए, हमें कुछ लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस लाने होंगे खास तौर से पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे हम लोग डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस वगैरह को दिल्ली एनसीआर में कम कर सकें। आप समझ ही रहे ईवी पर सरकार क्यों बूस्ट अप कर रही है, सोलर एनर्जी के लिए सरकार क्यों जा रही है, सरकार क्यों, आप देखो ये पीएम सूर्य घर योजना, हर घर बिजली योजना लाई है, 1 करोड़ लोगों के घरों तक हाउस होल्ड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रही है, क्यों ला रही है, रीजन यही सारी चीजें हैं। अगला डिस्कशन है लॉ ऑन द मूवमेंट ऑफ बल्लास्ट वाटर। बेलास्ट वाटर आप समझते हैं किसे बोलते हैं, पता है, जो शिप्स होते हैं ना, बड़े बड़े पानी वाले जहाज कह लो, जो शिप्स होते हैं, पता है वो शिप्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उसमें पानी रखते हैं, ठीक है ना, और यही पानी जो शिप्स के अंदर वो रखते हैं, जैसे शिप्स का वेट हो और पानी में एक बैलेंस बना हो, उसको हम बैलेस्ट वाटर कहते हैं। और इसके साथ बड़ी सारी समस्या है। अब मान लो कहीं से आप बैलेस्ट वाटर लेके चले हैं, ठीक है, और कहीं पर जब आप लोड कर रहे हैं तो बैलेस्ट वाटर हटाते हैं ताकि वेट मैनेज रहे। मान लो शिप में कोई सामान नहीं है, खाली है, तो बैलेंस वाटर दे के शिप को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, और जब सामान को लोड करते हैं तो बैलेंस वाटर हटाते हैं। मान लो कहीं से सामान आप बैलेंस कहीं से लेकर आ रहे हैं शिप, और यहाँ पर बैलेंस वाटर वहाँ का ला के यहाँ उतार रहे हैं, तो बैलेंस वाटर के साथ बहुत सारे इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं, है ना, पेड़ पौधे या जलीय या फिर जंतु जो होते हैं वहाँ से यहाँ चले आते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम वगैरह को डिस्ट्रॉय भी करते हैं वहाँ पे, यहाँ की शिपिंग और रूटिंग जो होती है उसके लिए भी दिक्कत होती है। ठीक है, यही है पूरा का पूरा कंसेप्ट जिस पे लेके हम लोग इन्वायरमेंट रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। लॉ ऑन द मूवमेंट ऑफ बैलेंस वाटर, यही वो पूरा बैकग्राउंड है जो आपको समझना होगा। तो बैलेंस वाटर मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, जो शिप वगैरह को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है और जो कि जरूरी है। तमिलनाडु में देखो क्या न्यूज आता है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का कहना है कि भाई देखो ऐसा है ना, सीधा ये इन्फॉर्म करते हैं किसको, वही एनजीटी को, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल को, और एक खतरे के बारे में बताते हैं, और वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं मुझे 160 करोड़ रुपए चाहिए, खास तौर से कामाराज पोर्ट इन यूनोर तमिलनाडु के लिए। पर्पस क्या है, यहाँ पर इन्वेसिव चारू मसल्स माइटिलस स्टिग्डा, जो कि मोलस्सा ग्रुप का एक एनिमल है, जो यहाँ इस कोस्ट में भर गया है ना, और इसकी वजह से वहाँ के जो मैराइन इकोसिस्टम है उनको दिक्कत हो रही है, जो फिशर बोट मूवमेंट्स हैं, है ना, ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ की लिवलीहुड, वहाँ के जीविकोपार्जन के लिए समस्या हो रही है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो रीजन है उसके पीछे क्या है, बैलेंस्ड वाटर, तो हमें यहाँ पर रेगुलेट करना होगा बैलेंस्ड वाटर सिस्टम को जहाँ पर फेल हो रहा है। ओके, और मैंने अभी आपको बोला था बैलेंस जो होता है, बैलेंस वाटर वो एक टैंक के अंदर रखा जाता है स्टेबिलिटी और मैन्युअबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उस शिप के अंदर, जो कि ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो पानी होता है वो फ्रेश भी हो सकता है और सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता किसी भी तरह को, ठीक है ना, और यही बैलेंस वाटर क्या करते हैं, टिपिकली हम क्या करते हैं, अनलोड कर देते हैं कार्गो एंड डिस्चार्ज इट एट द नेक्स्ट पोर्ट व्हेन दे लोड मोर कार्गो। अगर ज़्यादा कार्गो लोड करना होता है तो फिर इस बैलेंस वाटर को शिप से निकाल दिया जाता है, तो कहीं का इकट्ठा किया हुआ बैलेंस वाटर कहीं और चला जाता है, ठीक है ना, अब याद रखिएगा, और ये पानी जहाँ इकट्ठा करते हैं उस टैंक को बैलेंस टैंक कहते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर्स में कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। पहले पिक्चर में लोडिंग बैलेंस वाटर एट द सोर्स पोर्ट, तो सोर्स पोर्ट से बैलेंस वाटर को लोड किया जा रहा है, बैलेंस टैंक यहाँ पे फुल हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या जा रहा है, दूसरी जगह जाके उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस वाटर टैंक एम्प्टी हो जाता है। यही सारी चीजें हैं जहां पर स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रोसेस में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ओके, आगे आइएगा, बैलेंस वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबको समझ में आ चुका है, स्टेबिलिटी के लिए, मैन्युअबिलिटी के लिए, वेट एडजस्टमेंट के लिए, और अगर मान लीजिए किसी ब्रिजेस या किसी जगह से पास हो रहा है तो वहाँ पर अगर शिप की हाइट कम करनी है तो बैलेंस वाटर को निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
पर इसमें दिक्कतें क्या है, चैलेंजेस क्या है, किसी इन्वेसिव स्पीसीज को एक जगह से दूसरी जगह आप ले जाते हैं, वहाँ की इकोलॉजी खराब होती है, ओशन में पोल्यूशन और एल्गल ब्लूम्स की दिक्कतें होती हैं, डिजीजेस फैलती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्ट जब आप करते हैं तो डिफरेंट तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म भी एक जगह से दूसरी जगह पानी के द्वारा चले जाते हैं, और खासतौर से उस जगह का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, उस एरियाज की फिशरीज, एक्वाकल्चर, टूरिज्म्स, ये सारा का सारा इफेक्टिव होता है बैलेस्ट वाटर के द्वारा लाए गए माइक्रोऑर्गेनिज्म्स या किसी अनवांटेड एनिमल प्लांट्स की मदद से। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड यही है कि बैलेंस वाटर जो अपने साथ होता है बहुत इन्वेसिव स्पीसीज को लेकर आता है जो उस कंट्री के इकोसिस्टम को बर्बाद करता है। भारत में जो साइंटिस्ट उन्होंने देखा लगभग लगभग 30 ऐसे इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो सिर्फ बैलेंस वाटर के थ्रू यहाँ पर आए हैं। और मैं जो मोस्ट हार्मफुल रिसेंट टाइम्स का जो है वो है चारू मुसल माइटेला रिगाटा, जो एक स्नेल्स वगैरह मसल उसमें मोलस्कन्स के अंदर आता है। ठीक है, और आपको बताऊं तो यहाँ पर मसल्स हैज रिप्लेस ऑलमोस्ट ऑल अदर स्पीसीज इन एरियाज में, जो कि पुलिकट लेक और तमिलनाडु में और एज इन अस्थमुडी लेक केरला में, इस घटना की वजह से यहाँ पर अच्छे खासे स्पीसीज वगैरह रिप्लेस हो गए हैं उन जगह से। अगर सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो हम लोग माइटिला रिगाटा के बारे में बात कर रहे हैं, चारू मसल्स, ये इनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा होता है और ये एग प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी बड़ी अधिक मात्रा में और किसी भी जगह पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैरीन वाटर में ही है, वो नॉर्मल पानी में भी जाकर और मैसिव लेवल पर एग प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है चारू मसल क्या होते हैं, ये एक तरह के सेल्फिश हैं। ठीक है ना, ये सेल्फिश हैं। और दूसरा, ये कॉमनली कूल सीज में पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, और ये नेटिव होते हैं साउथ और सेंट्रल अमेरिका के। बताओ, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के रहने वाले ये मोलस्कन्स हमारे देश में मिल रहे हैं। तो यही वो न्यूज़ है जो चारू मसल को लेकर इन्वायरमेंटल इश्यूज भी रहा है। ध्यान रखेगा बैलेंस वाटर को लेके आपके पेपर में, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, काइंडली रिमेंबर इट। इसमें अभी कुछ चीज़ें और हैं जो आपको थोड़ी जाननी होंगी। बैलेंस वाटर मैनेजमेंट को कन्वेंशन जो है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2017 में इसके तर्ज पर इस कन्वेंशन को लाया गया था, बैलेंस वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशंस। ठीक है ना, क्यों जरूरी है बैलेंस वाटर को मैनेज करने के लिए, और इसके पर लीजिए पर्पस क्या होता है आप जानते हैं, जो हार्मफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्प्रेड होने से बचाना है, और साथ ही साथ जो पैथोजेंस हैं जो शिप्स से एक जगह से दूसरी जगह निकलते जाते हैं उनको भी कंट्रोल करना है। अब जो शिप्स हैं अब वो मैनेज किए जाएंगे, शिप्स मस्ट नाउ मैनेज देयर बैलेंस वाटर। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको हमें क्या करना होगा, उस तरह की चीज़ों को रिमूव करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा, जिससे कोई ऑर्गेनिजम्स कहीं पर आ रहे हैं या उस जगह के नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस जगह की चीज़ों को हम बचा सकें। ओके, यहाँ पर इसकी मदद से क्या करते हैं हम, डिफरेंट तरह के केमिकल्स वगैरह या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो वहाँ पर इफेक्टिव होते हैं उनको हम बचाते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए गए इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे मराइन इकोसिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो देखो रिगरस चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। Australia, which frequently handles the ballast water due to its role as a major raw material supplier, conducts rigorous check on the ships. देखो, rigorous check on the ship, especially near sensitive areas like Great Barrier Reefs to the prevent ecological damage. बिल्कुल नहीं चाहता ग्रेट बैरियर रीफ्स उस तरह की जो दुनिया में जहाँ पे कोरल्स भरे हुए हैं उनको किसी तरह का नुकसान हो, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। लास्ट एक चीज़ और बता दूं, 2024 में कुल मिलाकर 97 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने बैलेंस वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन पर साइन किया है, जो कि आईएमओ के अंतर्गत आता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट अभी तक इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही इसका मेंबर बन जाएगा। लेकिन भारत इस तरह की एक्टिविटीज अपने कंट्री में फॉलो कर रहा है, जहां हम अपने पोर्ट्स पर ऐसे इन रूल्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, जिससे कोई ऑयल का डिस्चार्ज हो रहा हो या बैलेंस वाटर वगैरह कहीं पर आ रहे हैं उस तरह को, तो उनको बिना अनचेक किए ना जाने दिया जाए, मतलब डिस्पोज ना होने दिया जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं जो इंडियन फोर्स में अभी समय के साथ आएंगी। ठीक है, आएंगी, तो मतलब अभी इन चीज़ों पे फिलहाल जो चेकिंग चल रही है वो उतने बड़े लेवल पे नहीं चल रही है, लेकिन इनको हमको करना पड़ेगा रेगुलेट मैनर में। ठीक है, जब चीज़ें आगे और स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो हम इनको बड़े लेवल पर लाएंगे।
इसमें एक चीज़ और है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब रेगुलेशंस वगैरह बनेंगे तो भारत में भी इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी चीज़ें जो भारत में हैं वो ज़्यादा चेक नहीं होती हैं, ठीक है। फिलहाल भारत कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी हम चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है स्टेट एक्शंस। ओके, अगला है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर, थोड़ा सा देख लो, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। स्टेट एक्शन प्लान में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर डिफरेंट तरह की चीज़ों को एडॉप्ट और मिटिगेट करने की कोशिश की जाती है, मतलब अपनाने की कोशिश की जाती है, और डिफरेंट तरह की समस्या को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ओके, क्या है ये, अगर यहाँ पर देखो तो SAPCC नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय तर्ज पर, जैसे दुनिया में कहा गया कि हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, ये टॉपिक आप इन्वायरमेंटल कन्वेंशन से जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन से जोड़िएगा। दुनिया में बोला गया ना हर कोई अपना NDC लाएगा। अब NDC को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कौन कितना करेगा UNFCCC के अंतर्गत, आपको बताया था मैंने पीछे के लेक्चर्स में। तो वहाँ पर हर कंट्री अपने कंट्री में एक्शन प्लान लाता है, तो भारत ने भी अपना एक्शन प्लान लाया है, नेशनल एक्शन प्लान, जिसको सपोर्ट कर रहा है कौन, SAPCC, जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा। ओके, इसको समझिएगा और आगे बढ़ो। असल में ये समझ में आ गया इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कि हमारा नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज पे लाया गया ये पूरा हो। और एक बार अगर आपने बुक पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, चैप्टर नंबर 10 या 11 में आपको नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज मिल जाएगा जो भारत ने बना। इसी में देखो आपको ये सोलर मिशन है ना, ग्रीन इंडिया मिशन है ना, मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ये सारी की चीज़ जिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 34 स्टेट यूनियन टेरिटरीज में इस तरह के स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज भारत में चल रहे हैं, है ना। बैरियर्स क्या है इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में, लैक ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिटिकल विल। दूसरा क्या है, लैक ऑफ क्लियर एक्शंस। और तीसरा रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो कमियां हैं, ठीक है ना, जहाँ पर फंडिंग वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट से आना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से, वहाँ पर रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं, जिससे हम चीज़ों को ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस इसकी मदद से आगे होगा ये माना जा रहा है, ठीक है, जिसका फ़ायदा स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज वगैरह में यूज़ करेंगे। यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स वगैरह नॉमिनेट होंगे जो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करेंगे, और यहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह को लाया जाएगा। फिलहाल स्टेट एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी न्यूज़ में था तो हम कह सकते हैं। तो ये रहा आपका सारा का सारा अपडेट्स जो इंडिया में नेशनल लॉज एक्ट्स वगैरह को लेकर जो रहे हैं, मैंने आपको करा दिए हैं। डॉक्टर रवि पी अग्रहरी, फिर से लास्ट में फिर मैं बता देता हूँ जो मैंने शुरू में बताया था, ऑफिशियल पर जाइए, ओके, और वहाँ से इस PDF को ले लीजिए। दूसरी चीज़ आपको एक बात और बता दूँ कि जिस एप्लीकेशन पे आपको सारे कोर्सेज हैं, जो नया एप्लीकेशन है अब, वो है रवि अग्रहरी क्लासेस। यहीं पर आपको एंथ्रोपोलॉजी का भी बैच है जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैंने अब बोलना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और आप अगर उस पर जाइए, क्या नाम है, टेलीग्राम पे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन पे रवि करके भी एक टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया है, जिसमें 1000+ बच्चे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन मुझे 150 स्टूडेंट्स की ही बैचेस लेनी है। ये पूरी क्लासेस ऑनलाइन होंगी एप्लीकेशंस पर, और ये पूरी क्लासेस लाइव होंगी। तो आप एंथ्रोपोलॉजी अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं, जो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पीपल इसमें होते हैं जो पूरे इंडिया में, आप क्लास सुन सकते हैं। और कोशिश मेरी रहेगी कि आप 300 से प्लस आराम से आउट ऑफ 500 में स्कोर कर लें। ओके, सो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी आप मुझसे सुन सकते हैं, अपार्ट ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट के मॉड्यूल्स के अलावा, ठीक है। फिलहाल ये 2 सब्जेक्ट और एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको आगे भविष्य में किताबें मैं दे रहा हूँ।
बाकी यूट्यूब पे आप ये क्लासेस रवि अग्ररी क्लासेस पे सुनते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में भी आपको मिल जाऊंगा। ये PDF आप लीजिएगा वहाँ पर जाकर, डॉक्टर रवि पी अग्ररी ऑफिशियल टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये किताबें हैं जो इन्वायरमेंट की अभी अवेलेबल हैं, आप चाहें अगर स्टैटिक अभी भी आपको लगता है कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता थी, आप इन किताबों से लेकर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये किताबें हमेशा आपको अपडेट की जाती हैं समय आते आते। बाकी मेरी क्लासेस वगैरह के लिए आपको बोला, रवि अग्रहरी क्लासेस का एप्लीकेशन आपको मिलेगा, आप वहाँ पर सारे के सारे क्लासेस को मतलब यहाँ पे जाके एप्लीकेशन पर क्लासेस सुन भी सकते हैं। अगर आपको साइंस टेक इन्वायरमेंट अभी भी लगता है काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है तो एप्लीकेशन पर क्लासेस सुन लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, अगले क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।